जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निसार मिशन के बारे में। तो ये मिशन हमारे इसरो और अमेरिका के जो स्पेस एजेंसी है नासा, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। तो ये जो मिशन है जिस लॉन्च व्हीकल के साथ लॉन्च किया गया, ये जो निसार सैटेलाइट है, उस व्हीकल का नाम है GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल। तो सबसे पहले हम इस मिशन के बारे में जो बेसिक डिटेल्स है उसको जानेंगे, फिर इसमें कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, वो किस ऑर्बिट पे रह के काम करेगा और कितने टाइप का सैटेलाइट होता है, ये सारे चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में जाके ये जो मिशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, अमेरिका कैसे भारत को हेल्प किया, ये सारे चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। भारत कैसे अमेरिका को हेल्प करेगा अगले जो आने वाले रिसर्च जो काम है उसके ऊपर, ये सारे चीज़ को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस मिशन का जो बेसिक डिटेल है उसको जान लेते हैं। बेसिक डिटेल क्या है, इसमें जो पेलोड भेजा गया है, यानी जिस सैटेलाइट को भेजा गया उसका नाम है निसार। इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट। ये इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा गया है। कौन सी ऑर्बिट में भेजा गया है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पे भेजा गया है। ठीक है, दो चीज़ हमने जान ली है, एक सैटेलाइट का नाम जान लिया, दूसरा वो कहाँ पे भेजा गया, कौन सी ऑर्बिट पे रह के वो काम करेगा, वो भी जान लिए। अब हम जानेंगे इसका जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम क्या है। वो तो हम पहले ही देख लिए थे, GSLV F-16 जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम, ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो और लॉन्च साइट कहाँ है, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC श्रीहरिकोटा, यानी भारत के अंदर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। तो अब हम देखेंगे ये जो सैटेलाइट हमने भेजा, जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजा जिसको, तो ये ऑर्बिट के हिसाब से सैटेलाइट कितने टाइप का होता है। देखिए, ऑर्बिट के हिसाब से सैटेलाइट 3 टाइप का होता है। एक हो गया आपका जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस। और पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट जो होता है, ये दोनों लगभग सेम टाइप का ही होता है। थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये पोलर सैटेलाइट पोलर के ऊपर से घूमता है, पोलर रीजन के ऊपर से, और सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होता है वो पोलर रीजन के थोड़ा सा पास से गुजरता है। तो इसीलिए लगभग सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट और पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स लगभग सेम ही है। और बाकी दो क्या है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। तो अब सबसे पहले हम लोग जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है उसको समझेंगे। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है ये हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, ये इसको हम इक्वेटर के ऊपर प्लेस करते हैं। इक्वेटर क्या है, हम पृथ्वी के ऊपर से अपने इन लोगों ने टाइम के हिसाब करने की सुविधा के लिए बहुत सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को ड्रॉ किया है। तो इक्वेटर जो है वो भी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को एकदम बराबर 2 हाफ में डिवाइड करता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर का जो एंगुलेशन होता है वो 0 डिग्री पे रहता है इक्वेटर। तो अब जो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट सैटेलाइट होता है वो ठीक इक्वेटर के पैरेलल प्लेस होता है। मान लीजिए ये है इक्वेटर और इसका साथ ठीक पैरेलली ये सेम डिस्टेंस पे ये जो सैटेलाइट है इसको हम प्लेस करते हैं। इसका काम क्या है, ये इक्वेटर के पैरेलल रहते हुए ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो भी सेम रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी का जो रोटेशनल स्पीड है उसी रोटेशनल स्पीड क्या है, पृथ्वी का 2 मूवमेंट होता है। एक हो गया पृथ्वी अपने एक्सिस के बराबर अपने चारों ओर घूमता है, ऐसे रोटेशन करता है, जिसको रोटेशनल मूवमेंट बोलता है पृथ्वी का। दूसरा, पृथ्वी अपने चारों ओर घूमने के साथ ही जो सन है, जो सूरज है, उसका भी चक्कर लगाता है। तो उसी चक्कर को हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो पृथ्वी का जो रोटेशनल मूवमेंट है, जो अपने एक्सिस के बराबर वो चक्कर लगाता है, तो उसी रोटेशनल मूवमेंट का जो स्पीड होता है, उसी स्पीड एग्जैक्ट सेम स्पीड पे ये सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए इक्वेटर पे खड़े हुए, मान लीजिए जो बंदा इक्वेटर पे, ये मान लेते हैं हम एक इंसान, इक्वेटर ये है इक्वेटर, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए ये हो गया इक्वेटर। इसके ऊपर अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये सैटेलाइट को देख रहा है, अगर सैटेलाइट यहाँ पे है, तो जब तक ये बंदा पृथ्वी के साथ, अगर पृथ्वी घूम रहा है तो ये बंदा भी घूमेगा, ये भी 2 घंटे बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी कुछ घंटे बाद यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पे जब ये बंदा यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा,
ये इस सैटेलाइट भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा उसी टाइम के अंदर। तो इसीलिए ये जो बंदा यहाँ से यहाँ तक जितने टाइम पे पहुँचेगा पृथ्वी के रोटेशन के साथ, और उसी रोटेशन के साथ, उसी एग्जैक्ट स्पीड के रोटेशन के साथ सैटेलाइट भी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसीलिए क्या ये बंदा जब यहाँ से जितने डिस्टेंस पे इस सैटेलाइट को देखेगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तब भी उसी डिस्टेंस में उसी सैटेलाइट को देख पाएगा। तो इसीलिए उसको लगेगा कि ये जो सैटेलाइट है ये एक जगह पे खड़ा हुआ है, एक जगह पे स्टेशनरी है। लेकिन वो सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं है, वो सैटेलाइट पृथ्वी का जो स्पीड है उसके साथ एग्जैक्ट मैच करके घूम रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन वो जब कोई इंसान इक्वेटर पे खड़े होके उस सैटेलाइट को देखेगा, उसको लगेगा कि वो सैटेलाइट एक जगह पे स्टेशनरी है। तो इसीलिए इसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। ये कैसे काम करता है, ये इक्वेटर तो 0 डिग्री पे हो गया, इक्वेटर का जो 0 डिग्री छोड़ के बाकी जितने सारे लैटिट्यूड होता है, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होते हैं जो इक्वेटर के एकदम पैरेलल रहता है, उसी किसी भी एक लाइन के साथ एंगल करके, यानी इक्वेटर के साथ जो एंगल वो बनाता है, मान लीजिए 33 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है उसके साथ इक्वेटर का जो 33 डिग्री का जो एंगल बनता है उसी एंगल के हिसाब से अगर किसी सैटेलाइट को हम प्लेस करेंगे, जो ये इक्वेटर का जो प्लेन है उसके साथ एक एंगल 33 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 33 डिग्री छोड़ दीजिए, कोई भी एंगल में जब वो एक इक्वेटर पे नहीं रहता है, कोई भी सैटेलाइट को जब हम ऐसे किसी लैटिट्यूड के एंगल पे प्लेस करते हैं तब उसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं। अगर वो इक्वेटर पे होता तो जियो स्टेशनरी लगता, इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर के अलग लैटिट्यूड पे खड़ा उसको प्लेस किया गया है, अलग एंगल पे, इक्वेटर के प्लेन के साथ अलग एंगल पे, तो 0 डिग्री पे नहीं है वो। अगर इक्वेटर के साथ 0 डिग्री पे होता है तो जियो स्टेशनरी बोलते हैं। अगर 0 डिग्री पे नहीं होता है, किसी और एंगल पे किसी सैटेलाइट को हमने प्लेस किया, ठीक है, इक्वेटर के प्लेन के साथ किसी और एंगल पे, तब उसको हम जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये सैटेलाइट भी पृथ्वी का जो रोटेशनल जो स्पीड है, रोटेशनल मूवमेंट का जो स्पीड है, उसी स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज करता है। और लगभग एक पृथ्वी 24 घंटे के अंदर अपना चक्कर एक बार अपना चक्कर लगा लेता है। तो ये सैटेलाइट भी जो जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं, वो सैटेलाइट भी लगभग 23 घंटा 40-50 मिनट के अंदर अपने लगभग 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है। तो इसीलिए इसका जो स्पीड है, ये स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और ये पृथ्वी से 35,700 लगभग 35,786 किलोमीटर एबव रहता है। तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस दोनों सैटेलाइट ही लगभग मान लीजिए 35,000 से ज़्यादा ही दूरी में रहता है पृथ्वी से। और ये क्या है, ये लगता है ये सैटेलाइट सीम्स टू होवर ओवर द सेम लॉन्गिट्यूड। तो ये सेम लॉन्गिट्यूड के बराबर, लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाला जो लाइन होता है, ये प्लेस किया जाता है लैटिट्यूड के हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से घूम रहा है तो एक सेम इस लॉन्गिट्यूड जो है उसको कवर करते हुए घूमेगा। तो इसीलिए इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जियो स्टेशनरी जो इक्वेटर के ऊपर प्लेस होता है वो जियो स्टेशनरी होता है, और जो जियो सिंक्रोनस होता है वो इक्वेटर छोड़ के बाकी किसी और एंगल पे और एंगल की लैटिट्यूड पे वो प्लेस होता है। ठीक है, तो ये सारे सैटेलाइट किस काम के लगता है, कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट के लिए, टीवी के लिए, वेदर सैटेलाइट का भी काम करता है। कोई भी जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो इक्वेटर के ऊपर रहता है, अगर उसको हम एज ए जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट सैटेलाइट करके भी यूज़ हम उसको कर सकते हैं। उसका स्पीड को ज़्यादा करके, उसका एंगल चेंज करके उसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट में तब्दील कर सकते हैं उसको, जो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लगभग स्पाइंग का काम में यूज़ करते हैं, और बाकी टीवी, इंटरनेट, सैटेलाइट, वेदर वगैरह सारे कुछ के लिए यूज़ करते हैं। ये हो गया जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट। अब हम आएंगे सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। ये सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होता है, ये जो ऑर्बिट सैटेलाइट है, अगर मान लीजिए पृथ्वी है, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से। मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब तक जो हम देख रहे थे, जो भी सैटेलाइट हम लोग यहाँ पे
जो भी अभी अब तक जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस जो हम देख रहे हैं वो इक्वेटर के इर्द गिर्द घूम रहा था। एक यहाँ से घूम रहा था इक्वेटर ऊपर से, दूसरा इक्वेटर के साथ जो अलग लैटिट्यूड पे जो एंगल है उससे घूम रहा था ऐसे, ठीक है। अब ये जो सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट सैटेलाइट होता है, ये इसका ऑल्टीट्यूड उससे बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये लो ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट होता है। और जो पहले दो हमने देख लिया वो 35,000 के ऊपर का सैटेलाइट थे, डिस्टेंस था पर पृथ्वी का। ये डिस्टेंस कितना है, 600 से 800 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सैटेलाइट है ये ऐसे नहीं घूमता है, ये दो रास्ता नहीं लेता है, वो रास्ता लेता है कहाँ से, यहाँ से, वो यहाँ से घूमता है, ऐसे घूम के ऐसे पृथ्वी का ऊपर से चक्कर, पोलर एरिया से, पोलर एरिया या तो उसके आसपास से, अगर पोल के ऊपर से वो चक्कर लगाते हैं उसको तो अब उसको हम पोलर सैटेलाइट बोलेंगे। अगर पोलर रीजन के एकदम पास से चक्कर लगा रहा है तो उसको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट बोलेंगे। क्योंकि ये हमेशा सन के साथ एक फिक्स टिल्टेड एंगल बना लेता है, बना के ये घूमता रहता है। क्योंकि ये ऐसे घूमता है कि हर वक्त, मतलब हर दिन ये सेम टाइम पे सेम पोजीशन में होता है। कैसे मान लीजिए हमने ऐसे सैटेलाइट को फिक्स किया है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे, अगर फिक्स करना है तो वो सैटेलाइट, अगर मान लीजिए हमें लाहौर के ऊपर नज़र रखनी है तो हर दोपहर को 2 बजे लाहौर के ऊपर हमें नज़र चाहिए। उस टाइम किसी बंदे को हमें फॉलो करना है लाहौर के किसी बिल्डिंग के अंदर, मान लीजिए वो हाई वैल्यू टारगेट है भारत के रॉ के लिए, उसको हर 2 बजे को उसको उस बिल्डिंग कैसे अंदर जाता है, कैसे बाहर निकलता है, उसको फोटो लेना है, उसको नज़र रखना है। तो सैटेलाइट हम कैसे प्लेस करेंगे, तो ऐसे प्लेस करेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे कि वो हमेशा दिन में जब दोपहर को 2 बजे हर दिन दोपहर को 2 बजे वो एक ही सेम एग्जैक्ट स्पॉट पे होगा। लाहौर शहर, अगर हमें लाहौर शहर के ऊपर नज़र रखनी है तो लाहौर शहर के ऊपर ही होगा हर दिन एग्जैक्ट 2 बजे, ठीक है। तो ये उसका एक स्पेशलिटी है, इसीलिए वो सन के साथ एक स्पेशल एंगल पे रहता है कि जब हर दिन 2 बजे, मतलब हर दिन 2 बजे उसको 2 बजे आना है, दोपहर को 2 बजे, रात को 2 बजे नहीं, जब सन की लाइट रहेगा उसी 2 बजे दोपहर को आना है उसको एक सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे। तो इसीलिए ये सन सिंक्रोनाइज जो ऑर्बिट होता है, इसमें जो सैटेलाइट होता है वो हर दिन सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे आता है, तो इसको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये ऐसे इक्वेटर का प्लेन बना के इक्वेटर के हिसाब से नहीं घूमता है, उसके साथ एंगल बना के नहीं घूमता है, ये अलग से पृथ्वी के ऊपर से ऐसे लॉन्गिट्यूड वर्टिकली चक्कर लगाता है। और सन का जो टाइमिंग है, जिस स्पीड से पृथ्वी सन को रोटेट कर रहा है उसी स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज भी करता है और एक फिक्स एंगल पे सन के तरफ टिल्टेड रहता है। तो ताकि वो हर दिन एक फिक्स टाइम पे, अगर 2 बजे तो 2 बजे लाहौर के ऊपर आना है, 3 बजे कराची के ऊपर आना है तो 3 बजे कराची के ऊपर आना है, 4 बजे दिल्ली के ऊपर आना है तो 4 बजे दिल्ली के ऊपर आना है। तो इसी फिक्स टाइम पे, मतलब 4 बजे मतलब दोपहर को शाम को 4 बजे, या रात को 4 बजे किसी जगह पे जाना है, मतलब सुबह 4 बजे, तो उसी फिक्स टाइम के हर दिन वो उस जगह के ऊपर होवरिंग करेगा। तो ऐसे इसको प्लेस किया जाता है। तो ये किस काम के लिए यूज़ होता है, मेनली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के काम पे यूज़ किया जाता है, फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और क्लाइमेट और डिजास्टर ट्रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जो निसार जो सैटेलाइट हम इस बार भेजे, इसरो और नासा ने मिलकर जो सैटेलाइट इस बार भेजे, तो ये सैटेलाइट भी ऐसे ही सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे घूमेगा और एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, पोलर ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट घूमता है। तो पोलर ऑर्बिट पे मतलब ये सन सिंक्रोनस टाइप का एक सैटेलाइट होता है जो कि एकदम एग्जैक्ट पोल के ऊपर से घूमता है, और अर्थ पोल। तो ये भी 200 से 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है पृथ्वी से, जो कि ये था 600 से 800 के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट। ये भी कुछ ऐसा ही है, 200 से 1000 किलोमीटर के बीच, ठीक है। पासेस ओवर अर्थ पोल्स और इवेंचुअली कवर द एंटायर ग्लोब एज अर्थ रोटेट। अब देखिए इसका खासियत क्या है, ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे चक्कर लगाता रहता है, और इसके साथ अर्थ भी ऐसे घूमता रहता है। तो क्या होता है, एक टाइम के बाद ये पूरा ऐसे घूम के पूरा अर्थ का मैपिंग कर लेता है, जो पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट सैटेलाइट होता है। तो ऐसे ही पूरा का पूरा, जब तक मान लीजिए यहाँ से वो स्कैन करना चालू किया, जब ये स्कैन करते जब ये अर्थ पृथ्वी तो घूम रहा है, तो यहाँ से शुरू हुआ और जब खत्म हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ से शुरू हुआ खत्म हुआ यहाँ पे, तो फिर यहाँ से शुरू हुआ खत्म हुआ यहाँ से यहाँ पे। तो ये एक तरीके से
पृथ्वी का जो रोटेशनल मूवमेंट है उसको भी काम पे लेता है और उसके साथ सिंक्रोनाइज करता है। और पृथ्वी जिस हिसाब से सन को घूमता है, सन के चक्कर लगाते हैं, उसी स्पीड को भी सिंक्रोनाइज करता है और सन के साथ वही एंगुलेशन, लाइट का जो एंगुलेशन है उसके साथ सिंक्रोनाइज करके वो पूरा एक तरीके का पूरा पृथ्वी का मैपिंग कर लेता है। तो ये ग्लोबल मैपिंग, रिकॉनेसेंस और वेदर सैटेलाइट करके काम करता है ये सारे सैटेलाइट। तो ऑल सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट आर पोलर बट नॉट ऑल पोलर ऑर्बिट आर सन सिंक्रोनाइज। तो यानी जो सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट सैटेलाइट है वो एक तरीके से एक टाइप का पोलर सैटेलाइट है, लेकिन यानी सन सिंक्रोनाइज जो ऑर्बिट सैटेलाइट होता है वो एक टाइप का पोलर सैटेलाइट होता है। और पोलर सैटेलाइट अलग उसका स्पेसिफिकेशन होता है जो पोलर के काम पे, पोलर रीजन को स्कैन करने के लिए काम पे यूज़ किया जाता है। उसी का एक टाइप होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। तो अब हम ये तो हो गया कितने टाइप का ऑर्बिट होता है, उसमें कौन कौन सी कैसे कैसे इसको प्लेस किया जाता है, क्या कैसे काम करता है सैटेलाइट, ये सारी चीज़ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे GSLV जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसके बारे में। तो GSLV इज़ India's medium lift launch vehicle developed by ISRO. It is designed to launch the heavier satellite into geosynchronous transfer orbit and low Earth orbit. तो ये दो काम करता है, ये ऐसे प्लेस करता है सैटेलाइट को, ये अगर इस सैटेलाइट किसी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को भी हमें भेजना है तो हम इस लॉन्च व्हीकल के साथ उसको भेज सकते हैं। और लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी किसी सैटेलाइट को प्लेस करना है तो भी हम इस रॉकेट को हम यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या है, 3 स्टेज रॉकेट सिस्टम है। पहला हो गया 1 सॉलिड फ्यूल फर्स्ट स्टेज मतलब यहाँ पे जब एकदम उठता है धड़ाम से, यहाँ से जो आँख का गोला निकलता है और ये सीधा थ्रस्ट देता है ऊपर वर्टिकल, उसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। फिर लिक्विड फ्यूल सेकेंड स्टेज, जहाँ पे ऊपर जाके ये वाला हिस्सा डिटैच हो जाता है, बाकी वाला हिस्सा ऊपर जाता है, फिर वो भी कुछ देर बाद डिटैच हो जाता है। फिर क्रायोजेनिक अपर स्टेज यूज़ होता है जो कि यूजिंग सुपर कूल्ड लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि ये वाला यहाँ पे एक्चुअली पेलोड रहता है, ये बाद में बस इतना ही आगे जाता है। तो इसके पीछे ये ऐसे ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज यूज़ होता है। तो 3 स्टेज पे इस रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा जाता है और 3 स्टेज पे ये थ्रस्ट जनरेशन करता है। पहला स्टेज को पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर लेके जाता है, फिर ये वाला हिस्सा पीछे छूट जाता है, फिर बीच वाला हिस्सा थोड़ा और जाके ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद छूट जाता है, फिर इसके पीछे क्रायोजेनिक अपर स्टेज रहता है। इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है, अप टू 2500 से 2800 kg तक ये पेलोड कैरी कर सकता है। और नोटेबल यूजेस क्या है, लॉन्चिंग कम्युनिकेशन, वेदर, नाउ एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लाइक NISAR, निसार, ये सारे टाइप के सैटेलाइट को ये लॉन्च कर सकता है। फर्स्ट इंडियन व्हीकल कैपेबल ऑफ यूजिंग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ये जो फर्स्ट इंडियन रॉकेट जो है, ये पहला इंडियन रॉकेट है जो क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करने के लायक है, इसको यूज़ कर पा रहा है, इसको यूज़ कर रहा है। अब ये हो गया रॉकेट के बारे में। फिर हम थोड़ा सा इस मिशन पे वापस आते हैं। जॉइंट मिशन है नासा और इसरो का। नासा ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी का हेल्प दिया इसरो को, और पेलोड जो L बैंड रैडर जो है वो नासा ने बनाया और S बैंड रैडर जो है वो इसरो ने बनाया। फिर पर्पस क्या है, हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर रैडर इमेजिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस को ये स्कैन करेगा और हाई इमेज भेजेगा, जो भी आने वाले जो भी वेदर रिपोर्ट्स है उसको भेजेगा, या कोई आपदा आने वाले है मतलब सुनामी, भूकंप कुछ आने वाला है, कोई डिजास्टर आने वाला है, तो उसको पहले से भापने के लिए ये सैटेलाइट को भेजा गया है कि ये पहले से ही फ़ोटो खींच के हमारे पास उसका इन्फॉर्मेशन, जो डिजास्टर आने वाला है उसका इन्फॉर्मेशन भेज दे। उसी हिसाब से हम पहले से प्रिकॉशन ले लेंगे और अपना जान माल की जो नुकसान है उसको बचा लेंगे। तो ये हो गया ये सैटेलाइट का काम। साइंटिफिक एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, इस मिशन का साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, ट्रैक ग्लेशियर मूवमेंट, सी लेवल राइज, जो ग्लेशियर मूवमेंट हो रहा है, अगर ग्लेशियर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा वो पिघल जाएगा तो सी लेवल राइज होगा। तो इस 2 चीज़ को यहाँ पे ट्रैक करने के लिए इसको भेजा गया है। दूसरा काम क्या है, डिटेक्ट अर्थक्वेक। कुछ दिन पहले रशिया और जापान पे अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक का खतरा पृथ्वी के ऊपर रहता ही है। तो अर्थक्वेक और वोल्केनोस और लैंडस्लाइड, ये सारे चीज़ को मॉनिटर करने के लिए इस सैटेलाइट का यूज़ करेंगे हम। फिर मॉनिटर फॉरेस्ट बायोमास एंड लैंड यूजेस, एड इन क्लाइमेट रिसर्च, एग्रीकल्चरल प्लानिंग एंड डिजास्टर मिटिगेशन।
ये सारे काम के लिए क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, क्लाइमेट का रिसर्च करने के लिए, फिर एग्रीकल्चरल प्लानिंग यानी कौन सी ज़मीन के ऊपर उसका वेदर कैसा है, उसका ज़मीन का कंडीशन कैसा है, उसमें हम किस फसल को उगा सकते हैं, ये सारे चीज़, और डिजास्टर आने से पहले ही उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके खिलाफ प्रिकॉशन लेने के लिए हम इस सैटेलाइट का जो भी इमेज आएगा, जो भी इसका जो डाटा आएगा, उसको हम यूज़ करेंगे। फिर क्या, व्हाई दिस मिशन मैटर्स। देखिए, आखिर में जाके हर एक मिशन के पीछे एक पर्पस होता है, तो ये मिशन इतना मैटर क्यों करता है। पहला जो चीज़ है, इनहेंस ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़। ग्लोबल लेवल पे अर्थ का जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटीज़ है, जो कैपेबिलिटी है, उसको एनहांस करना है। एनहांस किया गया इस मिशन के थ्रू। फिर प्रोवाइड ओपन एक्सेस डाटा फॉर ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी, यानी ये सैटेलाइट से जो भी डाटा, जो भी इमेज आएगा, ये इंडिया और यूएसए, सिर्फ इंडिया और यूएसए के पास नहीं आएगा, ये ग्लोबल कम्युनिटी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसके सामने खोल दिए जाएंगे, उसके सामने सारे डाटा प्रेजेंट किया जाएगा। वो भी चाहे तो उस डाटा को यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी और देश के ऊपर कोई डिजास्टर आने वाला है, तो उसका इन्फॉर्मेशन पहले उसको दे दिया जाएगा। तो फिर स्ट्रेंथन द इंडो यूएस स्पेस अलायंस। इंडिया और यूएस का जो स्पेस अलायंस है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया इस मिशन के थ्रू, और प्लेस इंडिया एमंग द टॉप टियर ऑफ नेशन इन अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक। देखिए, ये तो पहले से था, फिर भी उसको थोड़ा सा इन्हेंस तो मिला। पहले से इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट भेज के रखा है ऑर्बिट पे, जो अर्थ के ऊपर मॉनिटरिंग करता है। तो अब हमने मिलकर किया यूएसए के साथ, और अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रेजेंट किया सबके सामने। तो एक तरीके से जो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो टेक्नोलॉजी है तो उसके ऊपर इंडिया धीरे धीरे करके जो महारत हासिल कर रहा है, उसका भी एक प्रेजेंटेशन हुआ यहाँ पे। ए प्राउड मूवमेंट फॉर बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, शो केसिंग व्हाट कोलाबोरेटिव साइंस एंड इंजीनियरिंग कैन अचीव। तो ये तो है ही कि दो एडवांस देश जब मिलकर काम करते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा एडवांसमेंट होता है टेक्नोलॉजी में। और सिग्निफिकेंस क्या है, ए मेजर स्टेप इन इंटरनेशनल साइंटिफिक डिप्लोमेसी। जो साइंटिफिक डिप्लोमेसी होता है, देखिए ये मिशन इसरो के साथ, इसरो और नासा दोनों मिलकर करने का एक और भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एक रीज़न होता है कि दो देश के रिलेशन, जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, वो सुधारे। तो ये भी एक मेजर स्टेप है। और reinforced ISRO and NASA's roles as key players in global sustainability and Earth monitoring effort। जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी और अर्थ मॉनिटरिंग जो एफर्ट है, इसमें हमारा इसरो और नासा एक की रोल प्ले कर रहा है, ये भी दुनिया के सामने प्रेजेंट हुआ है। तो आज का वीडियो इतना ही। इस निसार मिशन के ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन था, उसके ऊपर जितना कम टाइम के अंदर जितना हम डिस्कस कर सकते हैं, हमने किया। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारे वीडियो अच्छे लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।